नमस्कार। श्री सुमेर उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अध्याय 1 विषय इतिहास का अध्ययन करेंगे, जिसका भाग 3 है कि मानव के क्रमिक विकास की कहानी। अब तक हमने पढ़ा कि जीवाश्म है क्या। जीवाश्म है कि जब भी कोई व्यक्ति, मानव, जीव, जंतु जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो लाखों वर्ष तक ऐसे ही पड़ी रहती है और किसी पत्थर का रूप धारण कर किसी चट्टान के साथ समा जाती है, यानी उसी का स्वरूप धारण कर लेती है, उसे अपन कहते हैं जीवाश्म। तो वैज्ञानिकों ने उन्हीं जीवाश्मों का, यानी सावधानी पूर्वक चट्टानों से उन जीवाश्मों को अलग किया और उनका अध्ययन किया। पहले तो वैज्ञानिक ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि ये जीवाश्म किसी हम जैसे दिखने वाले प्राचीन मानव के अवशेष हो सकते। दूसरा हमने पढ़ा प्रजाति या स्पीसीज। प्रजाति या स्पीसीज का अर्थ होता है कि एक ही जाति के या प्रजाति के नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा करते हैं और अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, और उनके बच्चे भी आगे नर और मादा मिलकर अपने बच्चों को पैदा करते हैं और अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। इसमें एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के साथ मिलकर बच्चे पैदा नहीं करती। ये अनिवार्य है कि वो अपनी ही प्रजाति में अपने बच्चों की जनसंख्या को बढ़ाते हैं। अब हम आगे अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार वैज्ञानिकों ने जीवाश्मों की और प्रजातियों की अलग अलग खोज की और उन्हें अलग अलग भागों में खंडित कर ये बताया कि मानव विकास का क्रम क्या रहा होगा, या मानव विकास का जो क्रमिक विकास का जो रूप है वो किस प्रकार का रहा होगा। तो हम जैसे जो दिखने वाले मानव है उनकी उत्पत्ति लगभग आज से ऐसा माना जाता है कि 56 लाख वर्ष पूर्व हुई होगी। तो जो 4 खोपड़ियां वैज्ञानिकों को मिली, जो एक प्राचीन वानर की है, सेकंड जो खोपड़ी है ख खोपड़ी वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की है, जो एक होमिनिड प्रजाति की ही खोपड़ी है। तीसरी जो घ खोपड़ी है, इस खोपड़ी में होमो इरेक्टस है, जो होमिनाइड की एक प्रजाति थी जो सीधे खड़े होकर चली थी। ऐसे कह सकते हैं कि वानरों की एक प्रजाति जो सीधे खड़े होकर चली होगी, 2 पैरों का और 2 हाथों का इस्तेमाल किया होगा। तो उस प्रजाति के खान पान रहन सहन में अंतर होने से उनकी खोपड़ी में भी अंतर होने लगा। और चौथी जो खोपड़ी है वो है आधुनिक मानव की खोपड़ी। लगभग इन खोपड़ियों में कुछ समानता और असमानताएं देखने को मिलती है। तो हमने पढ़ा वानर खोपड़ी 1 वानर की है, यानी चिंपांजी की, जिसको अपन बोलते हैं। खोपड़ी ख ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामक प्रजाति की। खोपड़ी घ होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े होकर चलने वाले थे उन प्रजाति की है। खोपड़ी घ होमो सैम्पियस यानी चिंतनशील मानव की खोपड़ी है, जिसे प्राज्ञ मानव या आधुनिक मानव कहा जाता है, उसकी खोपड़ी है। आज के मानव इसी प्रजाति के। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि मानव की उत्पत्ति किस प्रजाति से हुई। तो होमो की कौन सी प्रजाति है। तो होमो सैम्पियस से आधुनिक मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। या चिंतनशील या प्राग मानव किस प्रजाति के हैं। तो हम होमो सैम्पियस प्रजाति के हैं। इन खोपड़ियों से आप जितने अधिक से अधिक जितनी समानता और अंतर देखते हैं उनकी सूची बनाइए। इस हेतु आप सबसे पहले इन खोपड़ियों का मस्तिष्क खोलो, जबड़ों और दांतों का भली भांति अध्ययन कीजिए। जब चिंपांजी के रूप में है तो ये चिंपांजी का वास्तविक स्वरूप है। जब धीरे धीरे उनमें बदलाव आने लगे तो उन बदलावों के साथ ये था कि जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ तो खोपड़ी का ये भाग ऊपर होता गया। ये यहाँ पर चपटा है क्योंकि वो बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि का कम प्रयोग कर पाते। जैसे जैसे बुद्धि का या उन्होंने कुछ सीखना शुरू किया तो उनकी ये बुद्धि का जो मस्तिष्क का जो स्वरूप है वो बदल गया। जैसे जैसे उन्होंने आग में जले भोजन का या कच्चे मांस का प्रयोग कम कर दिया तो यहाँ देखते हैं कि ये तिकोने दांत है जो मांस को चीरने फाड़ने के काम आते थे, यहाँ पर वो जो तिकोने दांत है वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। इनकी खोपड़ी की संरचना में भी परिवर्तन है। जैसे जैसे बुद्धि में विकास हुआ उनका ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ वाला जो है वो ऊपर उठता गया, ये वाला ऊपर उठता गया। जैसा कि हम देखते हैं कि ऊपर वाले हिस्से में ऐसा नहीं है। जबड़े के आकार में भी थोड़ा धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। जबड़ा जो है वो अंदर की तरफ जाने लगा।
तीसरा है जब मानव ने बिल्कुल दो पहिए की जगह दो पैरों का इस्तेमाल करने लग गए, चार पैरों को छोड़कर दो पैर और दो हाथ के रूप में जब शरीर का इस्तेमाल करने लग गए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लिया, तो हम देखते हैं कि मस्तिष्क का जो ये पूरा आकार है धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होने लग गया। अब पक्के मांस का प्रयोग मनुष्य ने जब करना शुरू कर दिया तो मजबूत जबड़े की आवश्यकता नहीं रह गई, मांस को चीरने फाड़ने वाले मजबूत दांतों की आवश्यकता कम पड़ने लग गई। तो धीरे धीरे जो क्रमिक विकास में मानव में जो परिवर्तन हुए वो था कि जबड़े बिल्कुल अंदर की तरफ चले गए, दांत बिल्कुल उनके छोटे हो गए और तीखोने दांतों का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और ये मस्तिष्क का भाग बिल्कुल ऊपर उठा हुआ, हम देखते हैं कि पहले पीछे की आकृति है जो बिल्कुल बदली हुई है, क्योंकि वो जड़ बुद्धि के रूप में था। जैसे जैसे मानव में बुद्धि का विकास हुआ, ये वाला हिस्सा जो है मानव का, उसमें परिवर्तन होने लगे, उसमें ये जो परिवर्तन है धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे। तीसरे में हम देखते हैं कि आधुनिक मानव के मस्तिष्क में जो है वो पूरी तरह से परिवर्तन होने लग गए। चित्र में दिखाई गई खोपड़ियों की रचना में आप जो भी अंतर पाएंगे उनका कारण वे परिवर्तन है जो मानव के क्रमिक रूप में विकास के रूप में के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। मानव क्रमिक विकास की कहानी बहुत ज्यादा लंबी या जटिल और उलझी हुई भी है। इस संबंध में अनेक अनुत्तरित प्रश्न भी उठे। नए नए प्राप्त तथ्यों यानी जानकारी जब जब उन्होंने खोज की तो नए नए जानकारियां सामने आई। सामग्रियों से अक्सर पुरानी समझ तथा जानकारी में परिवर्तन और शोध करने पड़े। जैसे जैसे नए नए जीवाश्म की खोज हो रही है, पुराने कुछ भ्रांतियों में परिवर्तन हुए, कुछ जानकारियां जो पुरानी थी उनमें बदलाव और संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। तो आइए कुछ घटनाक्रमों तथा परिवर्तनों और उनके परिणाम पर कुछ अधिक गहराई से चर्चा करें। मानव के विकास के क्रम को लगभग 260 से 240 वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। यानी मानव विकास का जो क्रम है वो ऐसा माना जा सकता है कि लगभग 260 साल पहले शुरू हुआ, जो 240 वर्ष तक धीरे धीरे चलता रहा और 240 से लगाकर 56 वर्ष तक 56 लाख वर्ष पहले तक मानव में जो परिवर्तन हुए वो आधुनिक मानव का निर्माण करने में सहायता करते हैं। यदि आप अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने तो 10 पृष्ठ जो होंगे वो 1 लाख वर्ष के बराबर और 100 पृष्ठ 10 लाख वर्षों के बराबर होंगे। तो इसका अर्थ ये है कि हमें बहुत समय बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए हमको 3600 पृष्ठों की एक पुस्तक की कल्पना करनी पड़ेगी। यानी अगर हमको मानव इतिहास का 360 लाख वर्ष पूर्व से अध्ययन करना है तो तकरीबन 3600 पृष्ठों की एक किताब हमको पढ़नी पड़ेगी। यह वह समय था, इंपॉर्टेंट है, जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। तो यहाँ स्पष्ट कर लेते हैं प्राइमेट क्या है। प्राइमेट है स्तनपायी जानवरों का समूह। वे समूह जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं और शरीर पर जिनके बाल होते हैं वे समूह कहलाते हैं प्राइमेट। तो स्तनपायी प्राणियों का एक समूह के अंतर्गत एक उपसमूह के अंतर्गत जो है वो वानर यानी होमिनाइड जैसे जानवर शामिल है और उपसमूह में वानर यानी एप शामिल है। और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व के साक्ष्य मिलते। तो हम ये पढ़ सकते हैं कि हम जैसे दिखने वाले मानव जिनके शरीर पर बाल है, इंसान या मनुष्य जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, या स्तनपायी जानवर जो मनुष्यों को जो अपने बच्चों को पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं, जो 2 पैरों पर चलने वाले प्राणी थे, उन जैसे दिखने वाले प्राणियों के जो उद्भव है वो ऐसा माना जाता है एशिया और अफ्रीका में पाया गया। तो
240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में से एक उप समूह निकला। प्राइमेट यानी स्तनपायी जानवरों में से एक उप समूह निकला, एक प्रजाति निकली, उत्पन्न हुई, जिसे हमने होमिनाइड कहा। इस होमिनाइड में जो जानवर शामिल थे उसे अपन वानर या एप कहते हैं। और फिर इन्हीं एप से या इन्हीं वानर से 56 लाख वर्ष पहले होमिनिड की उत्पत्ति हुई। होमिनाइड से जो निकले उसे अपन ने कहा होमिनिड। तो उप समूह में होमिनाइड यानी वानर और एप शामिल थे, और इन्हीं वानर और एप से आगे चलकर होमिनिड नामक प्रजाति जो है वो अस्तित्व में आई। यहाँ प्रश्न आता है प्राइमेट किसे कहते हैं? तो स्तनपायी जानवरों का एक बड़ा समूह, इसका एक उप समूह जो पैरों पर चलता है, जिसमें लंगूर वानर शामिल है, जो अपने बच्चे पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं और देखभाल करते हैं। यहाँ एक प्रश्न आता है होमिनिड और होमिनाइड में अंतर। तो होमिनाइड से ही होमिनिड निकला। फिर से एक बार कि जो स्तनपायी जानवरों का एक समूह था जिससे अपन ने होमिनाइड कहा, उसी होमिनाइड से जिसमें वानर और एप शामिल है, धीरे धीरे सुधार होते गए, और उसमें से एक जो प्रजाति और निकली जिसने अपने शरीर में कुछ परिवर्तन किए, जो लगभग 56 लाख वर्ष पहले हुए, जो 2 पैरों पर चलने लगी थी, अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल करने लगी, बच्चे पैदा करते और दूध पिलाते, उससे हमने कहा होमिनिड। तो होमिनिड वर्ग होमिनाइड उप समूह से ही विकसित हुए। दोनों में अनेक समानताएं पाई जाती है, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी पाए जाते हैं। यहाँ एक प्रश्न बनता है होमिनिड और होमिनाइड दोनों की विशेषता या अंतर लिखिए। तो होमिनाइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था। तो होमिनाइड प्रजाति यानी वानरों का जो समूह है, उप समूह था, उसका मस्तिष्क जो है होमिनिडों से यानी आधुनिक मानव जो बनने की श्रेणी में था या जिसका क्रमिक विकास हो रहा था, उसकी तुलना में होमिनाइडों का जो मस्तिष्क है वो छोटा होता था। और होमिनाइड जो है वो चौपाए होते थे, यानी चारों पैरों पर चलते थे। उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे, इसीलिए वो लचकदार होते थे। तो चारों हाथ पैरों का इस्तेमाल वो पेड़ों पर चढ़ने के लिए, उछल कूद करने के लिए करते थे, और वो चारों पैरों पर दौड़ते थे, इसलिए उनकी गति भी बहुत तेज थी। इसके विपरीत जो होमिनिड प्रजाति है, जो होमिनाइड से ही निकली, धीरे धीरे उसमें कुछ परिवर्तन हुए, जो परिवर्तनों के साथ संघर्ष कर पाए, जी सके, उसे अपन ने होमिनिड कहा। और इसी होमिनिड से आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। ये होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल पर चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे, यानी जैसे जैसे उन्होंने आगे के 2 पैरों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो हाथों की संरचना में परिवर्तन हुआ, तो उनके हाथ विशेष किस्म के होने लगे। अब उन्होंने अपने आगे के 2 पैर, जिसको उन्होंने हाथों के रूप में इस्तेमाल कर दिया, उन हाथों का इस्तेमाल वो धीरे धीरे औजार बनाने के लिए कर सकते थे। तो सबसे पहले जो औजार बनाए वो थी ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति, और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। हम अगले अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजार और उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। होमिनिड में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो आम जानवरों से, जो भी माता अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो स्तनपायी जानवर जिसमें माँ लंबे समय तक अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है और फिर पैदा करती है और दूध पिलाती है, वो होमिनिड श्रेणियों में आती है, यानी प्राइमेट समूह में आते हैं। 2 प्रकार के साक्ष्यों से ये पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ होगा। ऐसा माना जाता है कि लगभग 56 लाख वर्ष पहले जो आधुनिक मानव की जो उत्पत्ति है वो अफ्रीका में हुई होगी। ऐसा कारण इसलिए है कि अफ्रीका में खुदाई के दौरान जो वानर और एप का समूह मिला है, तो वो होमिनिडों से बहुत गहराई से मिलता है। दूसरा, जो सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म है, ये बहुत आवश्यक है कि जो सबसे पहला या सबसे प्राचीन जिसे अपन कह सकते हैं होमिनिड के जो अवशेष है या जीवाश्म है, वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश के माने जाते हैं, यानी जो सबसे पहले सीधे खड़े होकर चले थे उनके माने जाते हैं, और ये हमें मिले हैं अफ्रीका में और पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं, और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। यानी अफ्रीका में मिलने वाले होमिनिड के जो जीवाश्म है वो लगभग ऑस्ट्रेलोपिथिकस के और वो लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व के माने
जाते हैं। इसके बाद जहां पर भी अवशेष मिले, जहां जहां खोज की गई मिले, यानी अफ्रीका के बाहर जितने भी जीवाश्म मिले, उनका जो अधिकतम समय है यानी वो कितने वर्ष पुराने हैं, तो वो केवल 18 लाख वर्ष पुराने हैं, इससे अधिक पुराने नहीं है। इसी आधार पर यह माना जाता है कि मानव की जो उत्पत्ति है वो अफ्रीका में हुई है, क्योंकि अफ्रीका में जितने भी अवशेष मिले हैं लगभग वो 56 लाख वर्ष पहले के माने जाते हैं और होमिनिड प्रजाति के माने जाते हैं। बाद में जहां कहीं भी होमिनिड प्रजाति के अवशेष मिले वो ज्यादा वर्ष पुराने नहीं है। तो ऐसा माना जा सकता है कि आदि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई होगी, और वो चूंकि घुमक्कड़ जीवन जीते थे, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए और भोजन की तलाश में लगातार घुमक्कड़ जीवन जीते थे, तो वो एक द्वीप से दूसरे द्वीप गए होंगे और वहीं पर उनके हिसाब से वो पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल दिया और वहीं बस गए। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका से ही आज जैसे दिखने वाले मानव की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि वहां के आज भी जो आधुनिक मानव है और ये जो वानर के जीवाश्म या ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश के जो जीवाश्म या होमिनिड के जो जीवाश्म है उनमें लगभग काफी समानता पाई जाती है। हाथ का क्रमिक विकास। आकृति चिंपैंजी को ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती। जी जो पहला हाथ है ये चिंपैंजी का हाथ है, ये हाथ चिंपैंजी का है। ये बताता है कि वो कोई भी चीज को मुट्ठी से पकड़ता है, सूक्ष्म पकड़ पकड़ता है, यानी पूरा पकड़ लेता है। वो किस तरह से किसी चीज को पकड़ता है, वो इस तरह से किसी चीज को पकड़ता है जिसमें पूरी मुट्ठी का या हथेली का इस्तेमाल करता है। दूसरी जो आकृति है ख आकृति, ये ख आकृति होमिनिड की दूरस्थ और सूक्ष्म पकड़ को दर्शाती है, यानी जो आधुनिक मानव बन रहा था या ऑस्ट्रेलोपिथिकस की जो प्रजाति है या वो प्रजाति जो अपने आगे के 2 पैरों का इस्तेमाल हथेली के रूप में करने लगे थे, उनकी जो सूक्ष्म पकड़ है वो आधुनिक मानव की तरह, यानी वो इस तरह से चिमटी का प्रयोग कर रहा था, इन उंगलियों की उन्हें कम आवश्यकता पड़ती, यानी वो किसी भी चीज को बारीकी से उठा सकते थे और चिंपांजी पूरी मुट्ठी या हथेली का इस्तेमाल करते थे। तीसरी जो आकृति है वो मनुष्य के हाथ की सशक्त पकड़ को दर्शाती है कि वो किसी भी चीज को कितनी आसानी से पकड़ लेता है। हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक व सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ होगा। चिंपैंजी की पकड़ की तुलना मनुष्य के हाथ की ठीक व सूक्ष्म पकड़ से कीजिए। उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें करते समय आप ठीक व सूक्ष्म पकड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। होमिनिड और होमिनिडे नामक परिवार के सदस्य होते हैं। होमिनिडे परिवार के ही एक सदस्य है, यानी जो होमिनिडे हमने पढ़ा, हमने अभी पीछे की चैप्टर में पढ़ा था कि हम जैसे जो दिखने वाले प्रजातियां हैं जिसे अपन होमिनाइड कहते हैं, होमिनाइड में होमिनिडे, ठीक है, होमिनाइड में जो स्तनपायी जानवर थे उसी से होमिनिड नामक प्रजाति की उत्पत्ति हुई। इस परिवार के सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल है। होमिनिडे में आधुनिक मानव जो कुछ चिंपैंजी के रूप में ही रहे थे, और कुछ जो है होमिनिडे प्रजाति के जो समूह थे, सदस्य थे, वो होमिनिड कहलाए। और होमिनिड में जितने भी वानर थे वो वानर मानव रूपों में परिवर्तित हो गए, यानी मानव की तरह चलना, वस्तुओं को याद रखना, अपने शरीर का उचित इस्तेमाल करना, बुद्धि का प्रयोग करना सीख लिया। होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है। होमिनिड समूह की विशेषताएं लिखिए या होमिनिड मानव की विशेषताएं लिखिए। जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता गया, अपन ने ये पढ़ा कि जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता गया तो मनुष्य के ये जो मस्तिष्क का आकार है धीरे धीरे ये बड़ा होता गया। हम यहाँ देखते हैं कि ये चपटा है, क्योंकि जैसे जैसे मानव ने बुद्धि का प्रयोग किया, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है पहले खोपड़ी में चिंपैंजी का या वानर का, वो चपटा है और लंबा है। जैसे जैसे बुद्धि का प्रयोग करने लगे इसके मस्तिष्क में और इसकी बुद्धि का विकास होता गया और मस्तिष्क के आकार में
वृद्धि होती गई, जबड़ा अंदर जाता गया लेकिन मस्तिष्क जो है वो ऊपर की तरफ उठने लगा। तो होमिनिड का मस्तिष्क होमिनिडाई प्रजाति के सदस्यों से थोड़ा अलग था और उनका सिर बड़ा होता गया। पैरों के बल सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता। तो होमिनिड प्रजाति के जो बंदर थे, इंसान थे, वानर थे, वो पैरों पर सीधे खड़े होकर चलने लगे। दो पैरों के बल चलना हाथ की विशेष क्षमता, यानी हाथों का प्रयोग करते थे जिससे वह औजार बना सकते थे और इनका इस्तेमाल कर सकते थे। यानी वो औजार भी बनाने लग गए और उनका उपयोग भी करने लगे और उन तकनीकों को याद भी रखने लगे। अब इस एक प्रजाति की सबसे बड़ी दुविधा ये हो गई कि जब होमिनाइड प्रजाति के जो जानवर थे, चौपाई जानवर थे, वो जानवर अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करते थे। जब वो अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करते थे तो भागने की गति उनकी बहुत तेज थी, बहुत तेज गति से दौड़ सकते थे, भाग सकते थे। पेड़ों पर अपने को बचाने के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए पेड़ों पर चढ़ जाते थे, पहाड़ों पर चढ़ जाते थे। लेकिन जैसे जैसे इनके शरीर में बदलाव हुए, यानी होमिनिड में बदलाव होने लगे, होमिनिड के रूप में परिवर्तन होने लगे, तो उनके इस तकनीक में, यानी जो प्राकृतिक गुण थे उसमें बदलाव होने लगे। अब दो पैरों से जब मानव चलता तो उसके दौड़ने की गति धीमी हो गई, छलांग लगाने की गति धीमी हो गई, पेड़ों पर चढ़ने का गुण धीरे धीरे भूलने लगे और ज्यादातर समय वो अपना धरती पर ही बिताने लगे। और जो चिंपांजी के रूप में रहे वो पेड़ों पर चढ़ना उन्होंने जारी रखा। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीनस यानी वंश के रूप में जाना जाता है। तो जीनस शब्द यानी वंश के लिए, जीन्स जिसको अपन कहते हैं, होमिनिड आगे जाकर कई शाखाओं में विभाजित हो गया। इन शाखाओं को ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। होमिनिड आगे कई प्रजातियों में विभक्त हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर और मस्तिष्क के आकार, जबड़ों और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो, ऑस्ट्रेलोपिथिकस होमिनिड की वो प्रजाति थी जो दोनों पैरों पर चलती थी और औजार बनाने सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने शुरू किए। उनसे भी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से भी आगे एक उपसमूह और निकला जिससे अपन होमो यानी आधुनिक मानव कहते हैं। तो दोनों में शारीरिक संरचना में या बहुत सारे अंतर थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की कुछ प्रजातियां जो समय के साथ अपने आप को ढाल पाई, अधिक बातें याद रख पाई, तो वो होमो में तब्दील हो गई, और जो संघर्ष नहीं कर पाई वो वहीं पर समाप्त हो गई। तो उसमें अंतर क्या था कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता था। यानी ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो वानर है, जो प्रजाति थी, उसका मस्तिष्क आधुनिक मानव की अपेक्षा में बड़ा होता था। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जब चूंकि वानर की एक ही प्रजाति थी इसलिए उनके जबड़े भी भारी होते थे, यानी किसी चीज को, मांस को चीरने फाड़ने के लिए, चबाने के लिए काम आते थे, और दांत भी उनके बहुत मजबूत होते थे। यहाँ अपन देखते हैं कि होमिनाइड बंदरों से कई तरह से भिन्न होते थे। होमिनाइड जो प्रजाति है वो बंदरों से कुछ अलग थी। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था, उनकी पूंछ नहीं होती थी, जैसे चिंपांजी की पूंछ नहीं होती है। होमिनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी अधिक लंबी होती है। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए वे सभी लातीनी यानी यूनानी भाषाओं के शब्दों से बने। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम लातीनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी वानर से मिलकर बना, जिसका अर्थ है दक्षिणी वानर। इसलिए यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी ऐप यानी जो मानव का जो विकास है, आधा जो स्वरूप था, वो वानर की अवस्था में के अनेक लक्षण बरकरार रहे। यानी हम ये कह सकते हैं कि अफ्रीका में जिन मानवों की उत्पत्ति हुई यानी दक्षिणी और वानर, तो हम ये कह सकते हैं कि होमो के रूप में जिन मानवों की उत्पत्ति हुई या मानव की जो आधा स्वरूप था वो लगभग वानरों से मिलता है। आज भी बहुत सारे गुण हमारे में इंसानों जैसे है। जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना,
बंदरों का जो वो है सिर है वो हम आधुनिक मानव की अपेक्षा में छोटा है। पिछले दांत बड़े होना और दांतों की दक्षता सीमित होना। बंदरों के दांत जो है वो पीछे के बड़े हैं और दांत भी जो सीमित है, और उनकी जो कैपेसिटी है मांस को चबाने की, भोजन को चबाने की, वो सीमित है। उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी। बंदर ज्यादा देर सीधा नहीं चल सकता क्योंकि वह भी अपना बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता था, इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अब भी मौजूद थी, जैसे आगे के अवयवों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना और टखनों का घुमावदार होना। कालांतर में औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की प्रक्रिया में बढ़ोतरी होती। जैसे जैसे होमो की प्रजातियों ने औजार बनाना सीख लिया अपनी आवश्यकता अनुसार, यानी हाथों का सही इस्तेमाल करना सीख लिया, और लंबी दूरी तक दो पैरों पर चलने में जब वो धीरे धीरे सक्षम होते गए तो उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हो गए और मानवीय विशिष्टता और लक्षणों का विकास भी होना शुरू हो गया। अब हम ये पढ़ते हैं, ये एक कहानी है। ये एक कहानी है कि दो व्यक्ति जो पुरातत्व वेत्ता थे वो कुछ खोजने के लिए जंगल में गए और उनको जो खोजना था वो था प्राचीन मानव के अवशेष। एक व्यक्ति अपने तबियत खराब होने की वजह से अपने कैंप में रुक गया और दूसरा व्यक्ति जो महिला थी वो खोजने के लिए निकली, और जब वो वापस आई तो उसे प्राचीन मानव के अवशेष यानी खोपड़ी मिली। तो कैसे मिली ये घटना है कि वो कितनी खुश होती अपनी इस खोज से कि पहला अफ्रीका में जो मिला था वो कैसे मिला। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ओल्डुवई गॉर्ज की खोज 17 जुलाई 1959। ओल्डुवई गॉर्ज सर्वप्रथम 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में एक जर्मन तितली संग्राहक द्वारा खोजा गया था। ये जो वैज्ञानिक थे ये एक तितली संग्राहक थे, यानी तितलियों का संग्रह, यानी तरह तरह की तितलियों को एकत्रित करते थे। लेकिन आगे चलकर यह ओल्डुवई नाम मैरी और लुइस लीकी के साथ गहराई से जुड़ गया। ये जगह का नाम है ओल्डुवई गॉर्ज। तो यहाँ पर जब खोज की गई, ये खोज करने वाले व्यक्ति का नाम मैरी और लुइस लीकी था, जिन्होंने यहाँ 40 वर्ष से अधिक समय तक शोध कार्य किया था। मैरी लीकी ने ओल्डुवई और लेतोली में पुरातत्वविद्य खुदाई के कार्यों की देखरेख की थी, यानी ओल्डुवई में जो खुदाई का कार्य हो रहा था ओल्डुवई और लेतोली में, वहां पर मैरी और लुइस लीकी दोनों खुदाई का कार्य देखरेख कर रहे थे और वहां की गई अनेक रोमांचक खोजों में उनका हाथ रहा था। यानी वहां पर खुदाई में बहुत सारे प्राचीन अवशेष मिले थे और लुई लीकी ने इस अद्भुत खोज का वर्णन इस प्रकार किया है। उस दिन जब मैं उठा, यानी लुइस लीकी ने कहा अपनी पुस्तक में कि उस दिन जब सवेरे मैं उठा तो मेरे सिर में हल्का दर्द और हल्का बुखार महसूस हो रहा था। इच्छा तो नहीं थी पर मुझे शिविर में ही रहना पड़ा। चूंकि हम दोनों में से मैं काम पर नहीं जा सकता, इसलिए मैरी के लिए काम पर जाना जरूरी हो गया। यानी मेरी जो सहकर्मी थी मैरी, वो काम पर चली गई क्योंकि हम दोनों छुट्टी पर नहीं रह सकते थे। हमें अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 1 सप्ताह का ही समय मिला था जो जल्दी जल्दी बीत रहा था। इसलिए मैरी अपने दोनों कुत्तों सैली और टूटूस के साथ खुदाई चली गई और मैं बेचैन होकर पीछे शिविर में ही रह गया। यानी मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था कि मुझे खुदाई स्थान पर जाना चाहिए और कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा, पर मेरा मन वहां कैंप में नहीं लग रहा था। कुछ समय बाद शायद मेरी झपकी टूटी तो मैंने लैंड रोवर की आवाज सुनी। वह बहुत तेजी से शिविर की ओर आ रही थी। मुझे पल भर के लिए एक सपना सा आ गया। मुझे लगा मेरे को किसी जहरीले बिच्छू ने काट लिया हो। मुझे लैंड रोवर यानी गाड़ी की आवाज सुनाई दी तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे शरीर में एकदम से कुछ चलने लगा हो, यानी जहरीले बिच्छू ने काट लिया हो, तो सुइयों जैसा कुछ अनुभव हुआ।
वहां सैकड़ों की तादाद में बिच्छू थे और मुझे लगा किसी सांप या बिच्छू ने मुझे डस लिया है, जो कुत्तों की नजर से बच गए होंगे और मेरे कैंप के अंदर प्रवेश कर गए होंगे। लैंड रोवर गाड़ी खड़खड़ाहट के साथ रुकी और मैंने कई बार मैरी की आवाज सुनी। वह बार बार पुकार रही थी, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया। मैं अब भी सिर दर्द से लड़खड़ा रहा था। मैं उसका मतलब नहीं समझा। मैंने पूछा, अरे क्या हुआ और क्या पा लिया, क्या चोट खा बैठी? तो मैरी ने कहा, उसी को, बस उस आदमी को। यानी मैरी ने जो खोजा था वो एक प्राचीन मानव के अवशेष थे, यानी खोपड़ी थी। हमारे आदमी को पा लिया, उसी को जिससे हम पिछले 23 वर्षों से खोज रहे थे। जल्दी आओ, मुझे उसके दांत भी मिल गए। यानी मुझे जो अवशेष मिला है, जो खोपड़ी मिली है, वो प्राचीन मानव की है। और हम जो 23 सालों से लगातार ओल्ड रुई में और लेतोली में जो खुदाई का काम कर रहे हैं, जो चीज हमें चाहिए थी खुदाई में, यानी प्राचीन मानव के अवशेष चाहिए थे, वो मुझे मिल गए। आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया है। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानवों की प्रजाति को उनकी खोपड़ी के आकार, यानी जो पहले अवशेष मिले हैं, जिन अवशेषों की खोपड़ी अलग है, जिनके आकार जबड़े में विशिष्टता में अंतर है, उनको अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था यानी वांछित परिणामों से प्राप्त होने से विकसित हुई होंगी। किसी बॉक्स की ओर इंगित तीर के निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई होगी। जब मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि हुई होगी, तो जाहिर सी बात है उनकी आंखों से निगरानी, भोजन, शिकार और तलाश में लंबी दूरी पर उन्होंने चलना पड़ा होगा। जब सीखना पड़ा ना, उन्हें ये सब काम एक दूसरे पर निर्भर था। क्या निर्भर था? कि जैसे जैसे वो लोग सीखते गए, वैसे वैसे मस्तिष्क के आकार में वृद्धि होती गई। और उन्होंने सीखा कैसे? कि लंबे समय तक अपनी सुरक्षा के लिए निगरानी रखना, भोजन और शिकार की खोज करना, तलाश करना, शिकार करना, लंबी दूरी पर चलना। तो उनके मस्तिष्क में और सोच में बहुत आकार हो। धीरे धीरे उन्होंने औजार बनाना सीख लिया। जब सीख लिया और बुद्धि का ज्ञान हुआ, यानी नया सीखना उनके मस्तिष्क के आकार में वृद्धि का कारण बना होगा। जब कुछ देर वो चौपाई पर चलना, धीरे धीरे उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया, तो उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव आए होंगे। फिर उन्होंने अपने 2 पैरों पर चलना और हाथों के लिए, औजारों को पकड़ने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और बच्चों को और चीजों को ले जाने के लिए अब उन्हें पीठ का सहारा नहीं, अपने हाथों का सहारा लेना उन्होंने शुरू कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे मानव ने कार्य करना सीखा, वैसे वैसे उनकी बुद्धि में और वृद्धि होती गई। यानी बहुत सारे कार्य है जो एक दूसरे पर निर्भर थे। नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास का यही समापन होता है। धन्यवाद।